मित्रों नमस्कार, हाजिर हूं मैं आज आपके सामने एक नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय है ग्रहों का अस्त एवं उदय होना। अब सवाल ये उठता है, कोई भी ग्रह अस्त क्यों हो जाता है, और जो ग्रह अस्त होकर के हमारी कुंडली में बैठा है वो हमें शुभ फल देगा या खराब फल देगा। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई भी ग्रह अस्त क्यों हो जाता है। ब्रह्मांड के अंदर परिभ्रमण करता हुआ कोई भी ग्रह सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक आने के कारण वो अस्त हो जाता है। जो सूर्य है उसको अस्त कर देते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं। देखिए, जो सूर्य है वो आग का गोला है, सूर्य भगवान में बहुत ज़्यादा तेज है। अब देखिए, कई बार आपने भी देखा होगा, कोई चौराहा है, उसके बीच में एक बहुत बड़ी लाइट लगी हुई है जिसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई है। बहुत बड़ी लाइट, बहुत ज़्यादा रोशनी जो दे रही है। उसी लाइट के पास हम 0 वाट का बल्ब या 5, 7, 10 वाट का कोई बल्ब लगा देते हैं, तो क्या जो हमने छोटा सा बल्ब लगाया है उसकी रोशनी हम तक पहुंच पाएगी? क्या उसकी रोशनी हमें दिख पाएगी? क्या उस बल्ब लगाने का हमें कोई लाभ होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ी लाइट है वो उस छोटे बल्ब की लाइट को अपने अंदर सोख लेती है, और जो छोटा बल्ब है उसको निष्क्रिय बना देती है। इसी प्रकार से एक उदाहरण और मैं आपको दे देता हूँ। हम कई बार सड़क पर जा रहे होते हैं, हमारे पास जो व्हीकल है उसकी जो लाइटें हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं, लेकिन जो सामने से हैवी व्हीकल आ रहा है उसकी लाइटें बहुत ज़्यादा तेज हैं, और जब हम उसको क्रॉसिंग करते हैं तो उसकी लाइटें हमारी आंखों में सीधा असर करती हैं। तो एक पल के लिए हमें कुछ भी नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जो सामने वाला व्हीकल है उसकी लाइटें बहुत ज़्यादा तेज हैं, और उन तेज लाइटों के सामने हमारा जो व्हीकल है उसकी लाइटें फीकी पड़ जाती हैं। इसी कारण जो सूर्य है वो आग का गोला है, और कोई भी ग्रह जब ब्रह्मांड में घूमता हुआ, परिभ्रमण करता हुआ, परिक्रमा करता हुआ सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है तो सूर्य ग्रह उस ग्रह को अस्त कर देते हैं, निष्क्रिय बना देते हैं, उसको बलहीन कर देते हैं। अब हमें ये देखना है कि सूर्य कितने डिग्री के अंतर पे किसी भी ग्रह को अस्त करते हैं। आइए हम इस टेबल के माध्यम से जान लेते हैं। देखिए, जो चंद्र ग्रह है वो 12 अंश तक अस्त हो जाता है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जब जो चंद्र है वो सूर्य ग्रह के नज़दीक आता है, कितना नज़दीक? जब उनकी डिग्रियों में सिर्फ 12 अंश का ही अंतर रह जाता है तो यहाँ पर चंद्र अस्त हो जाता है। कितना? 12 डिग्री का, या फिर 12 से भी कम हो, 12 से ज़्यादा नहीं, 12 या फिर 12 से कम हो, तो वहाँ पर जो चंद्रमा है वो अस्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो मंगल है, अगर 17 डिग्री के अंतर पे आता है तो मंगल भी यहाँ पर अस्त हो जाता है। अगर बुध ग्रह परिभ्रमण करता हुआ सूर्य के इतना नज़दीक आ जाता है कि उनके अंशों में सिर्फ 13 डिग्री का ही अंतर रह जाता है, या फिर इससे कम अंतर हो जाता है, तो यहाँ पर बुध जो है अस्त हो जाता है। इसी प्रकार से बृहस्पति को देखिए आप, अगर बृहस्पति सूर्य के इतना नज़दीक आ जाता है कि उनकी डिग्री में सिर्फ 11 अंश का ही अंतर रह जाता है तो यहाँ पर जो बृहस्पति है वो भी अस्त हो जाता है। अब यहाँ पर शुक्र है, शुक्र जो हैं वो भी अस्त कब होते हैं? जब 9 डिग्री का अंतर उनके अंदर, उनके बीच में होता है, तो यहाँ पर शुक्र भी अस्त हो जाते हैं। अब देखिए, शनि की बात हम करते हैं। जो शनि है ब्रह्मांड में परिभ्रमण करता हुआ जब सूर्य के इतना नज़दीक आ जाता है कि उनकी डिग्रियों में सिर्फ 15 डिग्री का अंतर या फिर 15 से कम का अंतर रह जाता है, तो यहाँ पर जो शनि है वो भी अस्त हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, उनके फल में कमी आ जाती है। अब देखिए, इसको इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा और गहराई से इसको जानते हैं। ये लग्न है, लग्न के अंदर आप किसी भी भाव में देख सकते हैं। मैं लग्न के हिसाब से आपको समझा देता हूँ। जो सूर्य हैं वो 10 डिग्री के बैठे हुए हैं, और जो बुध हैं वो 21 डिग्री के बैठे हैं, तो इनकी जो डिग्रियों में अंतर है वो कितना है? सिर्फ और सिर्फ 11 डिग्री का अंतर है। तो 11 डिग्री का अंतर, और कितने डिग्री के अंतर तक बुध अस्त हो जाते हैं? ये 13 डिग्री तक। तो यहाँ पर ये जो बुध ग्रह हैं ये अस्त हो जाएंगे। अब आप यहां पर देख लीजिए, ये सूर्य हैं 25 डिग्री के बैठे हुए हैं, और यहां पर चंद्र 10 डिग्री के बैठे हुए हैं। इनकी डिग्रियों में अंतर कितने का है? इनकी डिग्री में अंतर 15 का है। और ये अस्त कब होते हैं? जब 12 डिग्री का हो।
अर्थात यहाँ पर जो चंद्र हैं वो अस्त नहीं होंगे, जो सूर्य है वो चंद्र को अस्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो डिग्रियों में अंतर है वो 12 से ज़्यादा हो जाता है। इसी प्रकार से आप यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, ये सूर्य 10 डिग्री का, चंद्र 5 डिग्री का, इनमें अंतर कितना हुआ? केवल और केवल 5 डिग्री का अंतर है। तो यहाँ पर 5 डिग्री का अंतर है। अस्त कितने तक होते हैं? 12 अंश तक होते हैं। तो यहाँ पर ये जो चंद्रदेव हैं ये अस्त हो जाएंगे, जो सूर्य ग्रह हैं चंद्रमा ग्रह को अस्त कर देंगे। इसी प्रकार से एक भ्रांति और देखते हैं, हम सुनते हैं, हमें सुनने में मिलता है कि कोई भी ग्रह जब सूर्य के साथ एक ही भाव में युति बनाकर बैठा है तो सूर्य उसी को अस्त करता है। ऐसा नहीं है। जो सूर्य है वो अपने से पिछले ग्रह में बैठे हुए ग्रह को भी अस्त कर सकता है और अपने से आगे वाले भाव में बैठे हुए ग्रह को भी अस्त कर सकता है। वो कब करेगा? सूर्य 10 डिग्री का है और बुध 21 डिग्री का है। इनमें अंतर कितना है? 11 डिग्री का है। तो 11 डिग्री का अंतर जो है, जो अंतर यहाँ था वही अंतर यहाँ है। तो यहाँ पर भी बुध जो है अस्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बुध 13 अंश तक अस्त हो जाते हैं। यहाँ पर एक आगे वाले भाव में और समझ लेते हैं हम, यहाँ पर 21 डिग्री का है, यहाँ पर 10 डिग्री का है। तो यहाँ पर भी जो अंतर है वो सिर्फ 11 डिग्री का है। तो यहाँ पर भी जो बुध हैं वो अस्त हो जाएंगे। अगर यहाँ पर बुध 21 डिग्री की बजाय 25 डिग्री के होते, 26 डिग्री के होते, तो इनमें जो अंतर है वो फिर अधिक हो जाता और फिर उसके कारण जो बुध है वो अस्त नहीं होते। तो कहने का अभिप्राय ये है, सूर्य और जो बाकी ग्रह हैं वो इतने नज़दीक आ जाएं कि जो ये लिखी हुई है, ये मैंने जो दर्शाती है ये डिग्रियां हैं, इनके अंतर में आ जाएं तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। आपको एक बात और मैं बता देता हूँ, राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो कभी भी अस्त नहीं होते। बाकी उल्टा, अगर ये सूर्य के साथ युति में आ जाते हैं तो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। बाकी सभी ग्रह, जो 6 के 6 ग्रह बच गए, सभी ग्रह को सूर्य अस्त करने की अक्षमता रखता है। अब हम जानते हैं कि जो ग्रह अस्त हो गया है वो ग्रह हमें शुभ फल देगा या अच्छा फल देगा। देखिए, जो ग्रह अस्त ही हो गया है तो उसमें फल देने की ताकत, शक्ति नहीं रहती है, वो निष्क्रिय हो जाता है। हमें वो चाहे अच्छा फल देना, फिर भी वो हमें अच्छा फल नहीं दे पाएगा। अब हमें ये जानना चाहिए कि हमारी जो जन्म कुंडली है उसके अंदर जो ग्रह अस्त हुआ है वो ग्रह योग कारक है या फिर मारक ग्रह है। अगर हमारी जन्म कुंडली में जो ग्रह अस्त हुआ है अगर वो मारक ग्रह की गिनती में आता है तो हमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमें उल्टा फायदा ही है। क्यों? क्योंकि मारक ग्रह हमेशा हमारा नुकसान करते हैं और जो हमारा नुकसान करने वाला ग्रह है वो निष्क्रिय हो गया है, वो अस्त हो गया है, उसकी ताकत खत्म हो गई है, तो इसका हमें लाभ मिलेगा। अगर कोई ग्रह हमारी जन्म कुंडली में योग कारक की श्रेणी में आता है और वही ग्रह अस्त हो जाता है तो वहां पर हमें नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि जो योग कारक ग्रह हैं वो हमेशा हमें शुभ फल प्रदान करते हैं, अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो जो ग्रह हमें शुभ फल देने वाला होता है, अच्छा फल देने वाला होता है, वही ग्रह अगर हमारा अस्त हो जाता है तो उसका हमें कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अब सवाल ये उठता है कि जो ग्रह अस्त हो गया है और वो ग्रह योग कारक है तो उसका लाभ हमें कैसे मिले? हमारे ऋषियों ने बताया है कि अगर कोई ग्रह अस्त हो गया है और वो योग कारक ग्रह है, उसका आप लाभ लेना चाहते हैं, अस्त हुए ग्रह से भी आप लाभ लेना चाहते हैं, तो आप उस ग्रह के निमित्त, उस ग्रह से संबंधित रतन दान कर लीजिए, उसकी पाठ पूजा कीजिए। उसका रतन दान करके, पाठ पूजा करके उसको प्रसन्न किया जा सकता है, उसके अंदर बल डाला जा सकता है जिसके कारण वो हमें शुभ लाभ की प्राप्ति दे सके, जिसके कारण हमें शुभ लाभ मिल सके। तो आज हमने उदय एवं अस्त ग्रहों के बारे में आपको जानकारी दी। आशा करता हूँ यहाँ पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है और इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं, सबसे पहले वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हम और भी इस तरह की वीडियो लेकर के आते हैं। धन्यवाद।